वेलकम बैक टू आवर चैनल विशवाइज। और जो लोग विशवाइज को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें ये पहले से पता है कि विशवाइज आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स लेके आया है आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए के लिए। बट जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि विशवाइज फ्री क्रैश कोर्स करा रहा है आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से वो है ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्शन एंड पर्सनालिटी। इससे पहले हम आगे चलें इस टॉपिक के साथ, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको विशवाइज का कंटेंट चाहिए हो पीडीएफ फॉर्म में तो आपके सामने टेलीग्राम का लिंक है, आप उधर से जाके पीडीएफ ले सकते हो। कंटेंट जो विशवाइज के जो चैनल कंटेंट है उसका पीडीएफ आप वहां पे जाके ले सकते हो। ओके, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, आपको चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, फ्रूटफुल लग रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन में हम थोड़ी सी भी फैसिलिटेशन अगर कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। So today we are going to deal with the topic, हमारा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में से हम ये वाला टॉपिक आज करेंगे जिसमें क्या है हमारा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनालिटी, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, और यहाँ से हम करेंगे परसेप्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल एरर्स। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट है ये इसका अलग टॉपिक आपको मिलेगा, इसके डिस्क्रिप्टिव के लिए एक अलग वीडियो आएगा। ठीक है, तो आज हम बेसिकली पर्सनालिटी, परसेप्शन और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफन अब्रीविएटेड एज ओबी, मतलब उसको छोटे फॉर्म में ओबी भी कहते हैं। इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर अफेक्ट एंड इज अफेक्टेड बाय बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशंस. Behavior refers to what people do in the organization, how they perform, and what their attitudes are. Because the organization studies are often business organizations, OB is frequently applied to address workplace issues such as absenteeism, turnover, productivity, motivation, working in groups, and job satisfaction. Managers often apply the knowledge gained from OB research to help them manage their organizations more effectively. So OB क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो वो जो इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से बिहेव करते हैं उस चीज को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, और उसके जो स्ट्रक्चर इफेक्ट है उनको देखना कि और कैसे वो उनके बिहेवियर से अफेक्ट हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, सो दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फाइन, तो अब जब उस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से ओबी से हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन ही स्टडी कर रही है, ठीक है, इट इज स्टडीड अंडर द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो बहुत सारा वर्क प्लेस इशू है वही इस ओबी किस पे अप्लाई होगा, जो वर्क प्लेस का इशू है, जैसे एब्सेंटिज्म, टर्नओवर, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, वर्किंग इन ग्रुप्स एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब जहां पे इस स्टडी को हम अप्लाई करेंगे वो क्या होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो टर्म्स हैं या जो वहां की सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है या जो वहां की सिचुएशनल स्टडी है उस पे अप्लाई होंगी। ओके, organizational behavior can be defined as the understanding, prediction and management of human behavior both individually or in a group that occur within an organization. इन सबको सम अप करके हम एक प्रॉपर डेफिनेशन बना सकते हैं जो कि क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ किसका, ह्यूमन बिहेवियर का। कैसे, इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप में भी। कहां पे, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है। इट इज डिफाइंड एज द अंडरस्टैंडिंग करना, प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट किसका, ह्यूमन बिहेवियर का। कहां पे, बोथ इंडिविजुअल और इन अ ग्रुप, जो कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, फिर आते हैं हम नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी पे। ठीक है, नेचर एंड इंपॉर्टेंस में आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि इट इज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एंड नॉट अ डिसिप्लिन ओनली। एक्सप्लेनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन अ डिसिप्लिन इज एन एक्सेप्टेड साइंस दैट इज बेस्ड ऑन अ थ्योरेटिकल फाउंडेशन, बट OB has a multidisciplinary, interdisciplinary orientation and is thus not based on a specific theoretical background. Therefore, it is better reasonable to call OB a separate field of study rather than a discipline only. अब देखो जो डिसिप्लिन होता है वो क्या करता है कि एक ब्रांच ऑफ स्पेसिफिक एकेडमिक स्टडी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक स्पेसिफिक
स्टडी। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ओबी है वो क्या है, मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन्स को ये अपने अंदर जो है, इसकी जो बहुत सारी स्टडीज है वो कहाँ से ली गई हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन से आई हैं। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक डिसिप्लिन है। ठीक है, ये क्या है, ये फील्ड ऑफ स्टडी है। और क्यों इसे सिर्फ डिसिप्लिन नहीं कह सकते, क्योंकि ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन नहीं है, इसको हमें इम्प्लाई करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका बेस एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन नहीं हो सकता, इसमें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो इन दोनों वजहों से ये हम मेजरली कह सकते हैं कि इट इज जस्ट नॉट अ डिसिप्लिन बट अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। फिर है हमारे पास एन अप्लाइड साइंस। The very nature of OB is applied. What OB basically does is the application of various researches to solve the organizational problems related to human behavior. The basic line of difference between pure science and OB is that while the former concentrates of fundamental researches, the latter concentrates on applied researches. OB involves both applied research and its application in organizational analysis. Hence, OB can be called both science as well as art. Okay. अब अप्लाइड साइंस क्या होती है, अप्लाइड साइंस का मतलब ये होता है कि जो रियलिस्टिक टाइम में, जो रियल टाइम में, जहाँ पे हम उसके सॉल्यूशंस को अप्लाई कर सके। ठीक है, जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो क्या करती है, फंडामेंटल रिसर्च लीड्स टू न्यू थ्योरीज। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च इज डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, है ना। तो यहाँ से तो ये चीज फॉलो अप हो गई कि ओबी इज एन applied science. Okay, OB involves both applied research and its application in organizational analysis. क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं तो फंडामेंटल चीज़ों पे हम हर बार नहीं जा सकते, जो ऑलरेडी हैं वो, क्योंकि हमारी हर बार वो प्रॉब्लम न्यू होगी, है ना। और न्यू चीज़ों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हो सकता है उसके न्यू वे ऑफ सोल्यूशन हो, उसको फाइंड करने के नई तरीके हो, तो वहां पे इसीलिए उसको अप्लाइड साइंस कहा गया है। अगेन ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये अप्लाइड है, एक्सपेरिमेंटेशन है, प्रैक्टिकलिटी है। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए ओबी को अप्लाइड साइंस कहा गया है। ठीक है, एन इंटरडिसिप्लिनरी approach. OB is essentially an interdisciplinary approach to study human behavior at work. अब पहली बात तो ये है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारे टर्म्स की जरूरत होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप किसी ह्यूमन बिहेवियर को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओबी ट्राइज टू इंटीग्रेट द रेलेवेंट नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम रिलेटेड डिसिप्लिन्स लाइक साइकोलॉजी, sociology, anthropology to make them applicable for studying and analyzing OB. ये जो आपका साइकोलॉजी है, आप जानते हो ये इंटरनल बिहेवियर्स पे काम करता है, सोशियोलॉजी हमारे सोशल बिहेवियर्स पे काम करता है, सोसाइटी हमारी जिस तरह से होती है, और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ ह्यूमन। ठीक है, ये वाली स्टडीज है। तो ये सारी स्टडीज जो है बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर्स और ह्यूमन पे ही की गई हैं। ठीक है, इन्हीं पे करते आए हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनकी जितनी रिसर्चेस आ रही हैं, जितनी नई बन रही हैं, इन सबको कंबाइन करके हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बनता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन वी हैव एज एन एम्प्लॉयर, एज एन एम्प्लॉय, अल्टीमेटली दे आर ह्यूमंस। ठीक है, सो इसीलिए ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, बहुत सारे डिसिप्लिन्स की स्टडीज और रिसर्चेस को मिला के हम ओबी में रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द whole analysis of different disciplines which are related to human behavior. It is a normative science. Normative science का क्या मतलब होता है, ऐसी साइंस जो टेस्ट और evaluate and not merely describes or generalizes fact. मतलब वो अपने facts को बिल्कुल जनरलाइज नहीं करेगी, वो किस पे फोकस करेगी, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन पे। वो होती है हमारी नॉर्मेटिव साइंस, फिर से जो हमारी टेस्टिंग और इवैल्यूएशन पे फोकस करती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ नॉर्मेटिव साइंस आल्सो, व्हाइल द पॉजिटिव साइंस डिस्कसेस ओनली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ओबी प्रिस्क्राइब्स हाउ द फाइंडिंग्स ऑफ अप्लाइड रिसर्चेस कैन बी अप्लाइड टू सोशली एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. Thus, OB deals with what is accepted by individuals and society engaged in an organization.
Yes, it is not that OB is not normative at all. In fact, OB is normative as well that is well underscored by the proliferation of management theories. ठीक है, आपको नॉर्मेटिव मैंने बता दिया. नॉर्मेटिव की साइंस क्या होती है? जो अपने टेस्ट और इवैल्यूएशन पे फोकस करती है, ना कि जनरलाइजेशन फैक्ट्स पे. ओके, फिर हमारे पास वो ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है. तो ओबी क्या है? ओबी हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब जहां पे हम किसी पर्सनल इंडिविजुअल की वर्थ बताते हैं. ठीक है, वो हमारा जो अगर हम किसी इंडिविजुअल की वर्थ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, मतलब हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ठीक है, एक इंडिविजुअल को हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या हर इंडिविजुअल को हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है. ठीक है, और यही अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक भी है. ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, है ना. ऑप्टिमिस्टिक इज बीइंग पॉजिटिव अबाउट समबडी, है ना. तो इसीलिए जो हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो हमारा पॉजिटिव अप्रोच भी है. It deals with the thinking and feeling of human beings. OB is based on the belief that people have an innate desire to be dependent, creative and productive. ये कितना अच्छा अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, कि हमें पता है कि जो एक इंडिविजुअल है उसका इननेट मतलब पहले से जो उसका नेचुरल डिजायर है वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होना है. ठीक है, इट ऑल्सो रियलाइजेस दैट पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन एंड विल एक्चुअलाइज दीज पोटेंशियल्स इफ दे आर गिवन प्रॉपर कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट. वो इस बात पे बिलीव करता है ओबी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर कंडीशन मिले और प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तो वो बिल्कुल अपने पोटेंशियल्स को मीट करने की कोशिश करेंगे. दे विल वर्क फॉर दैट. यस, एनवायरनमेंट अफेक्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है जब हम काम करते हैं. एक्सटर्नल इंटरनल दोनों चीज़ों से हम इफेक्ट होते हैं व्हेन वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एनवायरनमेंट और जो कंडीशंस हैं वहाँ की वो प्रॉपर हो, सो दैट वी कैन रीच आवर पोटेंशियल्स एंड बी प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Total system approach. The system approach is one that integrates all the variables affecting the organizational functioning. Total से ही हमें समझना है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको टोटल करके, जितने भी वेरिएबल्स जो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, जब हम उसको टोटालिटी पे देखते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? सिस्टम अप्रोच. The system approach has been developed by the behavioral scientist to analyze human behavior in view of his or her socio-psychological framework. क्या एनालाइज करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को इन व्यू ऑफ हिज और हर सोशियो-साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क. ठीक है, man's socio-psychological framework makes man a complex one, and the system approach tries to study his or her complexity and find solution to it. Socio-psychological means your combining, बेस लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे combining your social and psychological framework. ठीक है, तो सोशल में भी बहुत बड़ा एक वेरिएबल आ जाता है आपका, आपके सोशल, आप जहाँ रहते हो, जहाँ से आप ब्रॉटअप हो, फैमिली एरिया. ठीक है, आप किस रीजन को बिलोंग करते हो, ये सारा आपका सोशियो में आता है. ठीक है, साइकोलॉजिकल में आपके इननेट फीचर्स आ जाते हैं, आपका एटीट्यूड, आपका परसेप्शन, आपकी पर्सनालिटी. ठीक है, तो इन ऑब्वियसली ये सारे ये एक एक टर्म अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है ना. इसको इलेबोरेट करना, इसको डिस्क्राइब करना, फिर उनके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, उनके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो ये भले ये दोनों चीज लिखने में बहुत छोटी है, सोशियो एंड साइकोलॉजिकल, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो 9/10 आइसबर्ग है वो इसके नीचे है. ठीक है, सो इसीलिए क्या होता है कि जो सोशियो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज है, और सिस्टम अप्रोच क्या करता है? वो टोटल चीजों को ले रहा है ना. मैंने क्या बताया आपको कि वो सारे वेरिएबल्स जो भी अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग को, वो सबको इंटीग्रेट करता है. इंटीग्रेट मतलब जोड़ना. ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच क्या करता है? वो स्टडी करता है इसी कॉम्प्लेक्सिटी को और उसके सोल्यूशन को फाइंड करने की ओर वर्क करता है. क्यों? ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग जो है वो प्रिम एंड प्रॉपर हो. ठीक है, अच्छी हो. Importance of OB. It builds better relationship by achieving people's organizational and social objectives.
It covers a wide array of human resource like behavior, training and development, change management, leadership, team, etc. It brings coordination, which is the essence of management. It improves goodwill of the organization. It helps to achieve objectives quickly. ये इंपॉर्टेंस ऑफ वो भी आप बिल्कुल ये पता कर सकते हो अगर किसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत अच्छा है, फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो रही है, लोगों का आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, वो अच्छे से अचीव हो रहे होंगे, है ना। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक बार सिंपली फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या होती है, बिल्ड करती है बेटर रिलेशनशिप। ठीक है, कैसे होगा, बाय अचीविंग पीपल्स ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो हो रहे हैं क्योंकि वहां पे यूनिटी है, ठीक है, अच्छे से लोग काम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स फिर से वही आपके जो सोशल, आप मतलब ये कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ही एक पर्टिकुलर सोसाइटी है ना, वेयर दे हैव वन फैक्टर ऑफ कॉमननेस अमंग ईच अदर, है ना, उसी वजह से वो दे मतलब उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है आपस में भी। क्या क्या होता है ओबी में, वो ह्यूमन रिसोर्स लाइक बिहेवियर, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम्स एटसेट्रा, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, जो कि मैनेजमेंट का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो मैनेजमेंट इजी होगा। ठीक है, दिस इज लाइक नो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोऑर्डिनेशन इज हाई, मैनेजमेंट इज हाई, कोऑर्डिनेशन इज लो, मैनेजमेंट इज लो। ठीक है, इट इम्प्रूव्स गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छे क्या बोलेंगे कि एक अच्छे उसके लिए, है ना, अच्छी चीज के लिए, एक या कह सकते हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए, है ना, वी कैन से गुडविल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए है वो भी। ठीक है, इट हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग बहुत अच्छी है तो ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना आसान है और वो जल्दी अटेन हो जाते हैं। इट मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ही एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। इट फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, मोटिवेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसका वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पे, आप चैनल पे देख सकते हैं। इट लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। इट इम्प्रूव्स रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने पहले पॉइंट में भी देखा था। ठीक है, कि हमारे जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो रहे थे वो ये वाले थे, that it improves the relation in the organization. It is multidisciplinary in the sense that applies different techniques, methods and theories to evaluate the performances. ये भी एक importance है OB का कि हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के बहुत सारे वेज हो जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड्स और थ्योरीज हैं उसके लिए। ठीक है, तो हम अलग अलग इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंगली इवेल्युएट कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अकॉर्डिंगली इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ ओबी। इंडिविजुअल फर्स्ट एलिमेंट है इसका इंडिविजुअल प्रोसेस। Behavior of an individual employee is influenced by several factors like individual mental makeup, family background, cultural background, social background, etc. It is studied through perception, personality, values, attitudes, learning, motivation. अच्छा, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकता है, मेंटल मेकअप से, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसका सोशल बैकग्राउंड एटसेट्रा। तो ये बेस ब्रिक्स हैं, है ना, दीज आर द बेस, जो बोलेंगे आप आपके जो बिहेवियर की नींव है ना, वो क्या हो सकती है, आपका जो मेंटल मेकअप हो किसी चीज़ को लेके, आपके फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पे आप ब्रॉटअप हुए हैं, ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड, आपके कल्चर्स का जो बैकग्राउंड होगा उस पर बेस्ड हो सकता है, आपका सोशल बैकग्राउंड उस पर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, वो कैसे स्टडी होते हैं, वो परसेप्शन, पर्सनालिटी, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, लर्निंग और मोटिवेशन से उसको स्टडी किया जाता है। इसमें फर्स्ट पार्ट है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, it refers to a complex cognitive process that yields a unique picture of the world that may be quite different from reality. Individuals behave based on their perceptual world. परसेप्शन का हम मान सकते हैं कि आपका जो एक पर्टिकुलर वे है किसी चीज को समझने का और किसी चीज को नोटिस करने का, उसको बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, हो सकता है कि सामने वाली जो चीज हो वो रियल में कुछ हो लेकिन आप उसको किसी दूसरी तरह से परसेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका परसेप्शन। और हम बिहेव कैसे करते हैं, इंडिविजुअल्स बिहेव ऑन देयर परसेप्चुअल वर्ल्ड। हमने जब किसी चीज को जिस तरह परसेप्ट कर लिया एक बार, हम उसी हिसाब से उसके साथ बिहेव करते हैं।
ठीक है। पर्सनैलिटी, इट इज सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरैक्ट्स विद अदर्स। ये कैसे कैसे हो सकते हैं, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, हेरिडिटी फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स हो सकते हैं पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के लिए। मतलब हमारी पर्सनालिटी किस पे बेस्ड हो सकती है, हेरिडिटी फैक्टर्स पे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे और सिचुएशनल फैक्टर्स पे। ओके। वैल्यूज, these are the basic convictions that a specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct। values मतलब वैल्यूज जो हम एक एटिकेट्स की बात करते हैं, है ना, मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, जो कि सोशली प्रेफरेबल है या फिर पर्सनली प्रेफरेबल भी हो सकती है, जो हमें पर्सनली लगता है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर वैल्यू में आता है हमारा, या जो सोसाइटी के लिए प्रेफरेबल है कि हमें ये कुछ बैड मैनर्स हमने हटाए हुए हैं, है ना। दिस इज वैल्यूज इज जस्ट अबाउट द गुड मैनर्स वी हैव, है ना, एंड द एटिकेट्स और जेनरोसिटी वी हैव, इट्स अबाउट दैट। Attitudes, these are evaluative statements either favorable or unfavorable concerning objective people or events। अच्छा देखो, परसेप्शन हुआ आपका कि आपने एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग हुआ आपका, ठीक है। बट एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड होता है आपका सेट, जो आपका प्रीसेट माइंडसेट जो बोलेंगे, जो आपका माइंडसेट है ऑलरेडी जो हो चुका है, ठीक है, तो वो आपका एटीट्यूड होता है ना। जैसे कुछ लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है हर चीज को लेके, किसी किसी का नेगेटिव होता है और कोई न्यूट्रल होता है। तो जो एटीट्यूड होता है वो ऑलरेडी आप सेट कर चुके होते हो। तो फिर इसीलिए ये क्या है, इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल। वो आप ऑब्जेक्टिव पीपल और इवेंट्स को लेके पॉजिटिव भी हो सकते हो और नेगेटिव भी हो सकते हो, है ना। तो इट कैन बी बोथ, फेवरेबल भी हो सकता है या फिर अनफेवरेबल भी हो सकता है, वो आपके सेट पैटर्न पे डिपेंड करता है, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन refers to a person feeling of satisfaction on the job which act as a motivation to work। अगर एक पर्सन मोटिवेटेड है काम करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है उसको जॉब सेटिस्फैक्शन है ना। ये तो सिंपल सी बात है, हमने मोटिवेशन में बहुत डीपली किया था जॉब सेटिस्फैक्शन वाला पार्ट। मोटिवेशन, चलो मोटिवेशन खुद ही आ गया, है ना। इट इज अ प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स अटेनिंग अ गोल। मोटिवेशन क्या है, हम एक गोल को अटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस। वो कहाँ से आती है, वो आती है मोटिवेशन से, ठीक। लर्निंग, इट इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग कब होती है हमें, लर्निंग तब होती है जब एक्सपीरियंस के थ्रू, है ना, हम उस पर्टिकुलर चीज में परमानेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। हमने वो चीज लर्न कर ली, एक सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस हमारे साथ हुए और हमने उसमें से कुछ रेपिटेशन पाया और हमने वो चीज को लर्न कर लिया कि हाँ ये होता है तो यही होता है, इसका मतलब दिस इज अ लर्निंग, ठीक। ये परमानेंट चेंज हुआ है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, ठीक है। सेकेंड है आपका इंटरपर्सनल एंड टीम प्रोसेस। पहला क्या था, इंडिविजुअल वाला था, अब क्या है, इंटरपर्सनल एंड टीम प्रोसेस। एंड इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप इज रेफर टू एज टीम प्रोसेस। इट स्टडीज थ्रू कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ग्रुप डायनामिक्स एंड टीम वर्क। अब यहाँ पे हम टीम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल एंड टीम प्रोसेस मतलब ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक। ये कैसे स्टडी होता है, स्टडी थ्रू कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ग्रुप डायनामिक्स एंड टीम वर्क। ग्रुप डायनामिक्स मतलब ग्रुप्स को चेंज कर देना बार बार, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसके पार्ट्स क्या है, इट इज ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट। इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉसवाइज। इसका हम बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे कम्युनिकेशन वाले वीडियो में, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कम्युनिकेशन, आप जो है इसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की बात हो रही है यहाँ पे। इनफॉर्मल वे में कर सकते हो, फॉर्मल वे में कर सकते हो। डाउनवर्ड मतलब इट कैन गो फ्रॉम a high authority employee to the lower authority employee। upward मतलब lower authority employee से higher authority employee, और horizontal और crosswise, ठीक है। leadership, it is the ability to influence a group towards the achievement of goals। leadership styles includes autocratic, benevolent, participative, democratic styles, ठीक है। leadership का भी हमारा एक वीडियो आएगा, उसमें हम ये सारी चीजें और डिटेल में करेंगे। यहाँ के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि लीडरशिप क्या होता है। एक लीडर कौन होता है, जो पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाए, है ना। एक हम बोलते हैं ना कि एक इन्फ्लुएंशियल लीडर होना चाहिए, है ना।
क्यों इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए? क्योंकि जब तक वो बिल्कुल पावर अप नहीं होगा गोल्स की तरफ हमें ड्राइव करने के लिए, है ना, तब तक वो टीम वर्क नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि उसे क्या करना है, उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप को डील करना जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो उसके दिमाग में जो लीडरशिप का स्टाइल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसका लीडर का फंक्शनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक लीडर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है एक पर्टिकुलर ग्रुप का, कि आपको इस पूरे ग्रुप के थ्रू ये वाला गोल अचीव करना है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप को कि चलो हमें ये गोल अचीव करना है। उसका स्टाइल ऑटोक्रेटिक हो सकता है, बेनेवोलेंट हो सकता है, पार्टिसिपेटिव होता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है। ऑटोक्रेटिक मतलब वो लीडर अपनी ही चलाएगा, पार्टिसिपेटिव में वो अपने एम्प्लॉयज की भी बात सुन सकता है, मतलब नॉट एम्प्लॉयज, जो उसके साथ जो टीम में है, ठीक है, उनकी बात सुन सकता है। बट हो सकता है पार्टिसिपेटिव में वो बात तो सुने लेकिन करे अपनी, ठीक है। डेमोक्रेटिक में क्या होगा, डेमोक्रेटिक में ये हो सकता है कि वो आप मतलब वो बात भी कर रहा है, आपसे सजेशंस भी ले रहा है, और जब एट द टाइम ऑफ डिसीजन वो आपके भी डिसीजन को प्रोसेस में कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो अपने डिसीजन को फॉरवर्ड करे, हो सकता है वो आपके डिसीजन को भी चलने दे, ठीक है। टीम वर्क, it is a group whose individual efforts result in a performance that is greater than a sum of the individual inputs. Different types of teams include self-managed work, problem-solving team, cross-functional team and virtual team. इसमें बहुत सारी तरह की टीम्स बताई गई। टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क वो होता है कि जब हम कोई काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिसाइड करते हैं कि इनसे टीम वर्क कराना है, और जो उनका जो आप बोलोगे जो परफॉर्मेंस आएगी वो किससे, वो इंडिविजुअल इनपुट से बड़ी होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम, वर्चुअल टीम्स, ये सारे टीम वर्क में होते हैं, ठीक है। टीम वर्क इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो इंडिविजुअल, it is a group whose individual efforts result in a performance that is greater than the sum of the individual inputs, ठीक है। इसलिए हमें टीम वर्क करते हैं क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो ग्रुप का ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल इनपुट्स, ठीक है। सम मतलब द एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल इनपुट्स। ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल exist for some time until the purpose is achieved and then disband, ठीक है। ग्रुप डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब चेंजिंग होता है, ठीक है। तो ग्रुप्स को हम फॉर्म करते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं, फॉर्मल हो सकते हैं, विच कैन एग्जिस्ट फॉर सम टाइम, और जैसे ही पर्पस अचीव हो जाएगा तो हम उसको हटा देंगे ग्रुप को, इट इज लाइक इट इज डिसबैंडेड, है ना। जब हमारा गोल अचीव हो गया तो उस ग्रुप को रखने की जरूरत है, और हमने तो उसको उसी पर्पस को अचीव करने के लिए बनाया था, है ना। ये थोड़ी था कि वो फिक्स कर दिया था कि ये ग्रुप है। डायनेमिक्स मतलब चेंज, है ना। तो जब ग्रुप चेंज कर रहे हैं हम, तो ऑब्वियस ही बात है वो फिक्स तो रहेगा नहीं, स्टैटिक तो रहेगा नहीं, तो जैसे ही वो पर्पस आया हमने ग्रुप को डिसबैंड कर दिया। अब क्या थर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। पहले था पर्सनल लेवल पे था, अब इंटरपर्सनल टीम वाले पे था, अब हम ऑर्गेनाइजेशन पे आ गए। इट इज डिवाइडिंग, ग्रुपिंग and coordinating the job task. It may be structured based on the departments, functions and products and services. अब इसमें क्या पार्ट्स है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। It is a pattern of basic assumption invented, discovered or developed by given group as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal integration that has worked well enough to be considered valuable and thereof to be thought to new members as the correct way to perceive, think and feel in relation to those problems, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, ये बेसिक अजम्पशन इन्वेंटेड है, डिस्कवर्ड और डेवलप्ड कहाँ से, एक गिवन ग्रुप से, ठीक है, जो कि क्या करता है, लर्न्स टू कोप विद इट्स प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नल अडेप्टेशन और इंटरनल इंटीग्रेशन, ठीक है, जो कि valuable, considered valuable and thereof to be thought to new members, सबको सोच के, ठीक है, valuable भी है, और जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए वो करेक्ट वे टू परसीव, थिंक एंड फील इन रिलेशन टू दोज प्रॉब्लम्स हो, ठीक। Power and politics, these are universal important phenomena that need to be understood by employees and managers. The person's success or failure in using all reacting to power is largely determined by understanding power, knowing how and when to use it. ये बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है।
पावर एंड पॉलिटिक्स ये ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ठीक है, लेकिन पर्सन का सक्सेस और फेलियर इन यूजिंग ऑल रिएक्टिंग टू पावर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय अंडरस्टैंडिंग, क्या, पावर को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना कि कब और कैसे और कहां यूज करना है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जो कि एम्प्लॉयज और मैनेजर्स को समझने की नीड है, ठीक। फिर है जॉब डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वे द जॉब्स हैव बीन डिजाइंड. इट इज फॉर्मुलेटिंग द फिलोसफी फॉर कोऑर्डिनेटिंग द जॉब टास्क. ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर वे है कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स को डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, जो फिलोसफी होती है कोऑर्डिनेशन ऑफ द जॉब टास्क, उस हिसाब से हम अपनी जॉब्स को डिजाइन करते हैं. ऑब्वियस ही बात है, जो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करता है. डिजाइनिंग इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर रोल ऑफ जॉब्स, द टाइप ऑफ जॉब्स यू हैव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक. Decision making. It is one of the most important activities to be performed by the managers and requires expertise. It is the process of choosing the best from among the alternative solutions under a given set of circumstances. तो जो डिसीजन मेकिंग है वो एक मैनेजर का रोल होता है विच इज़ वेरी क्रूशियल, और उसके लिए एक मैनेजर को एक्सपर्टीज होना चाहिए. तभी जब हम कभी कोई भी जॉब में जब जाते हैं तो हमसे हमारा एक्सपीरियंस पूछा जाता है. ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास एक्सपीरियंस हो एक्सपर्टीज हो, बट बेसिकली इट्स ट्रू. मोस्ट ऑफ द टाइम हाई प्रोबेबिलिटी उसी चीज़ की होती है कि जब आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, जो कि आपको अपनी अभी की ऑर्गेनाइजेशन में जब वो सिमिलर होंगी तो आप एक क्विक डिसीजन लेने के लिए केपेबल हो, ठीक है. आपके लिए वो सिचुएशन नई नहीं होगी, ठीक है. सो इसीलिए बोला गया है कि मैनेजर्स को एक्सपर्टीज होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है. क्या होता है उसमें, हमें एक बेस्ट चूज करना होता है, चूजिंग द बेस्ट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अंडर अ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस. किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर बहुत सारे सोल्यूशन है हमारे पास तो हमें उसमें से एक बेस्ट चूज करना होता है, जो कि बहुत इंटेंस डिसीजन होता है. चेंज प्रोसेस. अब हमारा फोर्थ प्रोसेस है चेंज प्रोसेस. पर्सनल हो गया, टीम वर्क हो गया, ऑर्गेनाइजेशन वाला हो गया. अब हमारा है कौन सा, चेंज प्रोसेस. द मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन्वॉल्व्स अडैप्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू द डिमांड ऑफ द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइंग द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज. ऑब्वियस बात है, ठीक है. आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में अडैप्ट करना है, उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडैप्ट करना है और अपने एक्चुअल बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग. Many things must be considered when undertaking organization change, including types of pressures, kinds of resistance to change, and who should implement the change. ठीक है. अब हमें ये भी होता है कि चेंजेस तो हम कर लें, ठीक है, लेकिन उसका हमें ये भी तो पता हो कि इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, उसके लिए रेजिस्टेंस कौन होगा उस चेंज के लिए, प्रेशर क्या क्या है, अगर हम चेंज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या प्रेशर होंगे उस चेंजेस के लिए, ठीक. अब आते हैं पर्सनालिटी पे. Personality is the sum total of ways in which an individual reacts to and interacts with others. ठीक. हम बहुत बार ये एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है या उसकी पर्सनालिटी ठीक ठीक है, उससे कंपेयर करके उसकी पर्सनालिटी नहीं अच्छी है ना. वी यूज दिस टर्म पर्सनालिटी, है ना. तो पर्सनालिटी क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स विद अदर्स. ठीक है, दो चीजें हैं, रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स. वी मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब इट इन टर्म्स ऑफ द मेजरेबल ट्रेट्स अ पर्सन एग्जिबिट्स. ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं मेजरेबल ट्रेट्स. ट्रेट्स मतलब क्वालिटीज कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं. मेजरेबल जिनको मेजर किया जा सके, ठीक. तो 5 ब्रॉड ट्रेट्स हैं जिनके एक्रोनिम है ओशन. ठीक है, OCEAN, वेयर O इज ओपननेस, C is conscientiousness, E is extraversion, A is agreeableness, N is neuroticism. ठीक है, आगे हम बिग 5 मॉडल में उसको और डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ. ओपननेस मतलब ओपन टू डिफरेंट एक्सपीरियंस. ठीक है,
डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट सिचुएशन की तरफ कितना ओपन है वो, ठीक। सी इज कॉन्सेंशियसनेस। कॉन्सेंशियसनेस मतलब कितना ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, कितना थॉटफुल है, ओके, कितना कॉशियस है ना, ये सब चीजें इसके अंदर आती। एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन मतलब कि वो सोशल सर्कमस्टेंसेस में कैसा बिहेव कर रहा है, सोशल इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन बिहेव, ठीक। ए इज अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस में अग्री से हम लगा सकते हैं कि वो कितना कोऑपरेटिव है, ठीक है। न्यूरोटिसिज्म में कि उसकी इमोशनल सेंसिटिविटी कितनी है ना, या कितनी है, या मेजरेबल है तो हम यही कहेंगे कि कितनी है इमोशनल सेंसिटिविटी, ओके, ठीक है। आगे हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, आइए देखें क्या क्या है। हेरिडिटी, इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स दैट वर डिटरमाइंड एट कंसेप्शन. Individual's personality is the molecular structure of the genes located in the chromosomes. Physical structure, facial attractiveness, muscle composition are all generally imported from one of the parents. हेरिडिटी हम बिल्कुल समझ रहे हैं, जो हमारे मदर फादर से जो हमें चीज़ें मिली होंगी, ठीक है, तो वो भी हमारे पर्सनालिटी को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। तो जो जो फैक्टर्स हैं जो हमारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द जीन्स में लोकेटेड होंगे, जैसे कि फिजिकल स्ट्रक्चर, फेशियल अट्रैक्टिवनेस, मसल कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो ये सब हमें कहाँ से मिला है, ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। तो हमारी पर्सनालिटी में हेरिडिटी एक डिटर्मिनेंट फैक्टर है। सेकेंड है एनवायरमेंट। इट इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स कल्चर इन विच वी आर रेज्ड, कल्चरल नॉर्म्स, द अर्ली कंडीशनिंग, सोशल ग्रुप्स एटसेट्रा। एनवायरमेंट में हाँ बिल्कुल ये ब्रॉड टर्म है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ पे पले बढ़े हैं, हम जहाँ पढ़ने जाते हैं, ठीक है, या हम वेयर वी लाइक टू गो फॉर, जब लेजर टाइम में हम कहाँ जाना पसंद करते हैं, ये सब एनवायरमेंट में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी में आती हैं, ठीक है। एनवायरमेंट में क्या क्या आता है हमारे पास, जहाँ पे हम रेस किए गए हैं, जिस कल्चर में हमारे कल्चरल नॉर्म्स कुछ होते हैं, ठीक है। अर्ली कंडीशनिंग, बचपन में कैसी कंडीशनिंग हुई है हमारी, हमारे सोशल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ओके। तो ये सब हमारे एनवायरमेंट में आता है। Family. Family has a considerable influence on the personality development. In the early days of childhood, parents play an important role in the identification process of an individual. Family भी एक बिल्कुल considerable influence है, ठीक है। और अर्ली डेज में जब बच्चा अपने पूरी फैमिली को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स का पता होता है, तो उस पर्टिकुलर फेज में उसकी फैमिली उसके पेरेंट्स ही होते हैं। तो उस पर्टिकुलर फेज में पेरेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब वो उसकी पर्सनालिटी पे जो इफेक्ट आएगा, वहां पे उसके पेरेंट्स का रोल बहुत क्रूशियल है। Socialization process. It is a process in which an individual acquires behavioral potentials initially from the family and later the social group and the employing organization. Socialization process, जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं, ठीक है, वो हमारे बिहेवियर पोटेंशियल्स को, उन्हीं बिहेवियर पोटेंशियल को हम अक्वायर करते हैं। पहले हम फैमिली में होते हैं, तो हम फैमिली में, ठीक है, हमारा कोई सोशल ग्रुप होगा जिसमें हमारे फ्रेंड्स होंगे, है ना, उनको, ठीक। फिर और आगे हम जाएंगे पढ़ने लिखने, वहां पे जो हमारा कॉलेज ग्रुप होगा, अगेन इट इज अ सोशल ग्रुप ओनली, और लास्ट में अपने एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई भी, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स आर द एंड्योरिंग क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक। ट्रेट्स का मैंने आपको बताया था, ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है और क्वालिटीज भी होता है। तो उसमें क्या क्या है हमारे पास, द मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, द बिग 5 मॉडल, और टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। चलिए ये तीनों देखते हैं एक एक करके। पहले हमारे पास द मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI।
The Myers-Briggs type indicator is the most widely used personality assessment instrument in the world. ठीक है, अब ये याद रखिए कि पर्सनालिटी को हमने मेजरेबल ट्रेट बोला है. मेजरेबल ट्रेट का मतलब वो मेजर की जा सकती है. ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, ये मोस्ट वाइडली यूज पर्सनालिटी असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड है. क्या होता है इसमें? इट इज a 100 क्वेश्चन पर्सनालिटी टेस्ट दैट आस्क पीपल हाउ दे यूजुअली फील और एक्ट इन पर्टिकुलर सिचुएशन. बहुत सारे क्वेश्चनर्स होते हैं. ठीक है, रिस्पोंडेंट्स आर क्लासिफाइड एज एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड. अब देखिए इनके पास कुछ इनिशियल्स हैं. जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस को, उनको किस में क्लासिफाई किया? एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड, ई और आई. सेंसिंग और इंट्यूटिव, एस और एन. थिंकिंग और फीलिंग, टी और एफ. जजिंग और परसीविंग, जे और पी. ठीक है, the terms are defined as follows: extroverted versus introverted. Extroverted individuals are outgoing, sociable and assertive. Introverts are quick and shy. ये हमने देखा है ना, हमारे फ्रेंड्स हैं या हम खुद हैं, है ना, हमें पता है कि हम एक्स्ट्रावर्टेड हैं या इंट्रोवर्टेड हैं. हम बहुत जल्दी सोशल हो जाते हैं लोगों के साथ, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ, या फिर हम चुप रहना पसंद करते हैं. ठीक है. सेंसिक और इंट्यूटिव. Sensic types are practical and prefer routine and order. They focus on details. Intuitive rely on unconscious process and look at the big picture. ठीक है, तो जो सेंसिंग वाले होंगे, सेंसिंग वाले क्या करते हैं? वो प्रैक्टिकल होते हैं. ठीक है, वो प्रेफर करते हैं रूटीन एंड ऑर्डर को. दे फोकस ऑन डिटेल्स. इंट्यूटिव क्या करते हैं? वो अपने अनकॉन्शियस, जो हम गट फीलिंग बोलते हैं, वो इंट्यूटिव फीलिंग होती है ना, वो गट फीलिंग पे अपना रिलाई करते हैं और दे लुक एट द बिगर पिक्चर. वो डिटेल्स पे फोकस नहीं करेंगे, वो ऑन द होल चीजों को फोकस करेंगे. ठीक. थिंकिंग वर्सेस फीलिंग. थिंकिंग टाइप्स यूज रीजन एंड लॉजिक टू हैंडल प्रॉब्लम्स. फीलिंग टाइप्स रिलाई ऑन द पर्सनल वैल्यूज एंड इमोशंस. जो थिंकिंग टाइप होगा वो क्या होगा? वो रीजनिंग होगी, उसके पास लॉजिक्स होंगे, है ना, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ही विल यूज रीजन एंड लॉजिक. और जो फीलिंग टाइप्स होंगे वो क्या करेंगे? वो पर्सनल वैल्यूज एंड इमोशंस पे वर्क करेंगे. ठीक है. जजिंग वर्सेस परसीविंग. Judging type want control and prefer their world to be ordered and structured. Perceiving types are flexible and spontaneous. तो जजिंग वाले होंगे वो क्या करेंगे? वो थोड़ा they want control over somebody, है ना. They would prefer their world to be ordered and structured. और उसकी दूसरी तरफ परसीविंग टाइप्स क्या है? वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं और स्पॉन्टेनियस हैं. ठीक है, उनको ऑर्डर और स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, वो स्पॉन्टेनियस है ना, उनको कंट्रोल चाहिए. और इसमें क्या होता है, हम किसी भी पर्सनालिटी को यहाँ पे जज नहीं कर रहे हैं. वी आर ओनली क्लासिफाइंग इट. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग हियर, या फिर कोई यहाँ पे सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी की बात नहीं है. ठीक है, वी आर जस्ट ओनली, हम उसको सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं. वी आर जस्ट सेग्रीगेटिंग अलग अलग. जो इंटीग्रेटेड जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको हम सिर्फ सेग्रीगेट कर रहे हैं और हम उनको मेजर कर रहे हैं कि हाँ इनके पास ये पर्सनैलिटी है, इनकी ये पर्सनैलिटी. फाइन. तो जो हमारे पास टोटल पर्सनालिटी टाइप्स आई वो कितनी आई हमारे पास? 16. 4 वेरिएबल्स थे, है ना, हमारे पास टोटल जो हमने कॉम्बिनेशन में बनाए थे. तो उसके हिसाब से कितनी पर्सनालिटी टाइप्स आई हमारे पास? 16 पर्सनालिटी टाइप्स. और आइडेंटिफाई किया हमने एवरी पर्सन बाय वन ट्रेट फ्रॉम ईच ऑफ द 4 पेयर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने हर पेयर में से एक को अलग किया और हमारे पास जो जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप इससे ज्यादा अच्छे से समझोगे, इंट्रोवर्टेड, इंट्यूटिव, थिंकिंग एंड जजिंग पीपल. ठीक है, हर पेयर में से एक ट्रेट निकाला हमने. ठीक है. आर विजनरीज, वो क्या है? INTJs शॉर्ट में. दे आर क्या? विजनरीज विद ओरिजिनल माइंड्स एंड ग्रेट ड्राइव. वो स्केप्टिकल हैं, क्रिटिकल, इंडिपेंडेंट, डिटरमाइंड एंड ऑफन स्टबर्न. ESTJs मतलब जो एक्स्ट्रावर्ट थे, है ना, सेंसिंग वाले थे, थिंकिंग वाले थे और जजिंग वाले थे. ठीक, वो क्या है? वो ऑर्गेनाइजर्स हैं, रियलिस्टिक हैं, लॉजिकल हैं, एनालिटिकल हैं, डिसिसिव हैं और नेचुरल हेड फॉर बिजनेस एंड मैकेनिक्स. ENTP में हमारे एक्सट्रोवर्ट जो थे, जो इंट्यूटिव थे, जो थिंकिंग वाले थे और जो परसीविंग वाले थे, वो क्या है? वो कॉन्सेप्चुअलाइज है, इनोवेटिव है, इंडिविजुअलिस्टिक है, वर्सेटाइल है एंड अट्रैक्टेड टू एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज. This person tends to be resourceful in solving challenging problems but may neglect routine assignments. ठीक है. अब इसमें देखिए हमने जितने पर्सनालिटी टाइप्स निकाले, अभी तो यहाँ पे अब सारे 16 तो नहीं बता सकते, बट जितने भी बताए हैं सब में
बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हमें दिख रही हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ट्रेट दे हैव चोजन। नेक्स्ट है हमारे पास द बिग 5 मॉडल। The MBTI may lack strong supporting evidence, but an impressive body of research supports the thesis of the Big 5 model. तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा जो अभी MBTI मॉडल हमने पढ़ा मायर्स ब्रिग्स का, ठीक है, उसमें क्या है, थोड़ा सा एविडेंस नहीं है, ठीक है, दे मे लैक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एविडेंस, जो वो पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से जो रिजल्ट निकाल रहे हैं अपने रिस्पोंडेंट्स का, ठीक है, तो मे बी उनके पास उस चीज का एविडेंस नहीं है, इसलिए उनकी थ्योरी को थोड़ा सा वी कैन से कि थोड़ा सा देयर इज स्पेस फॉर मोर इम्प्रूवमेंट। बट उसकी जगह पे जो बिग 5 मॉडल है, ठीक है, इट इज द बेसिक 5 basic dimensions underlie all other and encompass most of the significant variation in human personality, ठीक है। Moreover, test scores of these traits do a very good job of predicting how people behave in a variety of real life situations. इसका ये बहुत बड़ा क्या बोलेंगे एडवांटेज है। बिग 5 मॉडल को जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है वी कैन प्रिडिक्ट कि हाउ पीपल बिहेव इन अ वैरायटी ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस। हमने जब स्टार्ट किया था अपना सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तभी हमने बोला था कि वो अप्लाइड है ना, और वहां पे रियल लाइफ के बारे में हम बात करेंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ लाइफ सिचुएशंस में एक पर्सन कैसे बिहेव करेगा उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किससे, बिग 5 मॉडल के थ्रू। बिग 5 के फैक्टर्स हैं एक्स्ट्रावर्जन। The extraversion dimension captures our comfort level with relationships. Extroverts tend to be gregarious, assertive and sociable, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट्स क्या होंगे, वो इसी के ऑपोजिट होते हैं, रिजर्व्ड होंगे, टिमिड होंगे, क्वाइट होंगे। Agreeableness dimension refers to an individual's propensity to differ to others. Highly agreeable people are cooperative, warm and trusting. People who score low on agreeableness are cold, disagreeable and antagonistic, ठीक। फिर है conscientiousness. The conscientiousness dimension is a measure of reliability. A high conscientious person is responsible. वो क्या है, responsible है, organized है, dependable है, persistent है. Those who score low on this dimension are easily distracted, disorganized and unreliable. Emotional stability. The emotional stability dimension, often labeled by its converse neuroticism, taps a person's ability to withstand stress, ठीक है, ये important point हो जाएगा emotional stability में, to withstand stress, ability to withstand stress. People with positive emotional stability tend to be calm, self-confident and secure. उसी दूसरी तरफ जिनके नेगेटिव स्कोर्स आएंगे वो क्या होंगे, नर्वस होंगे, एंशियस होंगे, डिप्रेस्ड होंगे और इनसिक्योर होंगे। ओपननेस टू एक्सपीरियंस. द ओपननेस टू एक्सपीरियंस dimension addresses range of interest and fascination with novelty. Extremely open people are creative, curious, artistically sensitive. Those at the other end of the category are conventional and find comfort in the familiar. नेक्स्ट है हमारा टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी. टाइप ए एंड टाइप बी आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट क्लासिफिकेशन. ट्रेट वही आपके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स या फिर क्वालिटी, ठीक। टाइप ए क्या होते हैं, टाइप ए वो होते हैं जो अग्रेसिव, एम्बिशियस, कंट्रोलिंग, हाईली कॉम्पिटिटिव, प्री ऑक्यूपाइड विद स्टेटस, वर्कोहॉलिक्स, हॉस्टाइल एंड लैक पेशेंस. जब आप ये पढ़ लोगे तो आप अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से टाइप ए और टाइप बी में कैटेगराइज कर पाओगे, ठीक है। दे आर ऑलवेज मूविंग, वॉकिंग एंड ईटिंग रैपिडली. ये सब उनके ट्रेड्स को या उनकी क्वालिटीज को शो कर रहे हैं कि जो टाइप ए में होंगे वो क्या होंगे, हमेशा चलते फिरते, बहुत जल्दी जल्दी खाते होंगे, है ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो हर काम जल्दी जल्दी करते हैं. दे फील इम्पेशेंट विद द रेट एट विच मोस्ट इवेंट्स टेक प्लेस, स्ट्राइव टू थिंक और टू डू मोर थिंग्स साइमल्टेनियसली. थोड़ा सा मल्टीटास्किंग टाइप के होते हैं. कैन नॉट स्कोप विद लेजर टाइम, are obsessed with numbers, measuring their success in terms of how much or everything they acquire. नेक्स्ट है हमारा टाइप बी. टाइप बी उसका थोड़ा सा ऑपोजिट, रिलैक्स्ड, लेस स्ट्रेस्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इमोशनल होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं एंड हैव ले बैक एटीट्यूड, ठीक है. दे नेवर सफर फ्रॉम सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी विद इट्स अकम्पनिंग इम्पेशंस, फील नो नीड
टू डिस्प्ले और डिस्कस ईदर देयर अचीवमेंट्स और अकम्पलिशमेंट अनलेस इट इज डिमांडेड। वो बिल्कुल अपने अचीवमेंट्स और अकम्पलिशमेंट्स को शोकेस नहीं करना पसंद करते। दे फील, वो पसंद क्या, दे फील दैट इट इज नॉट नीडेड। अगर किसी ने पूछा तो वो बता देंगे, नहीं तो इट इज फाइन, इट्स ओके विद देम। प्ले फॉर फन एंड रिलैक्सेशन, उनको ये सारी रिलैक्सिंग और फन एक्टिविटीज बहुत पसंद होती हैं। और वो बिल्कुल भी ना अपने सुपीरियरिटी को एग्जिबिट नहीं करना चाहते, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं एग्जिबिट करेंगे। एंड कैन रिलैक्स विदाउट गिल्ट, उनको कोई काम जल्दी फिनिश करने का कोई एक इम्पेशंस नहीं होता है उनके अंदर, वो बिल्कुल आराम से रिलैक्स कर सकते हैं और जब टाइम आएगा तो वो काम कर देंगे। दे हैव दैट एटीट्यूड व्हिच इज नोन एज द ले बैक एटीट्यूड। वो फ्रंट फोर पे नहीं रहना चाहते, दे डोंट वांट अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परसेप्शन। Perception is an intellectual process of transforming sensory stimuli to meaningful information. Sensory stimuli मतलब जो perception होता है किसी चीज़ को जब हम perceive करते हैं तो वो हम अपने sensory organ से करते हैं, ठीक है। देखना, किसी चीज़ को खाना, या किसी चीज़ का टच फील करना, या किसी को चीज़ को स्मेल करना, किसी चीज़ को सुनना, किसी, ठीक है। तो ये सब जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू हम जो स्टिमुलस है हमारा, जो हमारे आसपास जो चेंज हुआ, ठीक है, तो उसको हम परसीव करते हैं। इसीलिए क्या है, हम सेंसरी स्टिमुलाई को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। जो हमें स्टिमुलस मिला अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, उसको हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। It is the process of interpreting something that we see or hear in our mind and use it later to judge and give a verdict on a situation, person, group. इसके बाद क्या करते हैं, परसीव करने के बाद क्या करते हैं, हम इंटरप्रिटेशन करते हैं माइंड में, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उस सिचुएशन को हम अपने हिसाब से, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम उसे जज या वर्डिक्ट कर देते हैं। वो सिचुएशन हो सकती है, जजमेंट हम किसी पर्सन पे कर सकते हैं या ग्रुप पे कर सकते हैं, या फिर एटसेट्रा किसी और चीज़ पे, किसी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। Perception is a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. ठीक है। Factors affecting perception, तो बहुत सारे factors affect करते हैं perception को, ठीक है। A number of factors operate and shape, sometimes distort perception, कभी कभी खराब भी करते हैं perception को, ठीक है। These factors can reside in the perceiver, या तो वो परसीवर के अंदर हो सकते हैं, या वो ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकते हैं, या जो टारगेट है उसके अंदर हो सकते हैं जिसको हम परसीव करना चाहते हैं, या फिर उस सिचुएशन में हो सकते हैं जिसमें परसेप्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, परसीवर में, इन द ऑब्जेक्ट और टारगेट बीइंग परसीव्ड, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन इन विच द परसेप्शन इज मेड। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फैक्टर्स को हमने डिपिक्ट किया हुआ है। फैक्टर्स इन द परसीवर में है एटीट्यूड्स, मोटिव्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस, ये उसके पर्सनल फैक्टर्स जो उसको डिटरमाइन करेंगे उसके परसेप्शन को, या इन्फ्लुएंस करेंगे उसके परसेप्शन को, ठीक है। यहाँ पे टारगेट का फर्स्ट परसेप्शन, नोवेल्टी, मोशन, साउंड, साइज, बैकग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी एंड सिमिलैरिटी, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टर्स इन द सिचुएशन, टाइम, वर्क सेटिंग एंड सोशल सेटिंग, जिस टाइम पे वो परसेप्शन कर रहा है, ठीक। Factors in perceiver. When you look at a target and attempt to interpret what you see, your interpretation is heavily influenced by your personal characteristics, your attitudes, personality, motives, interest, past experiences and expectation. ये बिल्कुल एक ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक परसीवर के अंदर होते हैं, एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं जो ऑलरेडी सेट है। जैसे आपका एटीट्यूड सेट है, पर्सनालिटी, अभी आपने पर्सनालिटी पढ़ा, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन हम ये तो अपने आप को अब कैटेगराइज कर सकते हैं कि हम टाइप ए में आ रहे हैं या टाइप बी में आ रहे हैं। हमारे मोटिव्स क्या हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे मोटिव्स क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस तब तक क्या हो चुके हैं, और हमें फ्यूचर से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो परसीवर के अंदर जो होंगे वो डिटरमाइन करेंगे परसीव, जो हम परसेप्शन बनाएंगे अपना, ठीक है। For instance, if you expect police officers to be authoritative or young people to be lazy, you may perceive them as such regardless of their actual traits. अब हमने क्या किया, अब हमने ये परसेप्शन कर लिया कि पुलिस ऑफिसर जो है वो बहुत ही अथॉरिटेटिव होते हैं और यंग पीपल होते हैं वो बहुत लेजी होते हैं, ठीक है। तो विदाउट देयर एक्चुअल ट्रेट्स हमने पहले से परसेप्शन कर लिया, हम इंडिविजुअली उनको नहीं जानते, हम उनके इंडिविजुअली पर्सनालिटी टाइप्स को नहीं जानते, बट हमारा ये एक परसेप्शन बन गया है, हमारा ये एक मानना हो गया है हमारे उससे कि ये ऐसा ही होता है, ठीक है।
Factors in the situation. The time at which we see the object or event can influence our attention, as can location, light, heat, or any number of situational factors. At a nightclub on Saturday night, you may notice a young guest dressed to the nines. Yet that same person so attired for your Monday morning management class would certainly catch your attention. ठीक है. अब जैसे नाइट क्लब में आप क्या है मतलब लाइट नहीं होती है नाइट क्लब में, ठीक है. एक बहुत ही प्रॉपरली ड्रेस्ड लोग हैं नाइट क्लब में, बट उस समय आप उनको नहीं देख पाते हो, यू कैन नॉट नोटिस देम. बट वही सेम पर्सन आपके अगर क्लास में हो नेक्स्ट डे, है ना, तो आप उसको नोटिस कर पाओगे, है ना. तो परसेप्शन में क्या हुआ, जो फैक्टर सिचुएशन के हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे परसेप्शन को, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो लाइट वाला फैक्टर है वो काम कर गया, ठीक है. फैक्टर्स इन द टारगेट. अब टारगेट में क्या क्या होना चाहिए. Characteristics of the target also affect what we perceive. Loud people are more likely to be noticed in a group than quiet ones. So too are extremely attractive on unattractive individuals. अब यहाँ पे क्या है, जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, जब कोई बहुत जोर जोर से बोल रहा होता है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है ना, और जो शांत है शायद उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा. तो जो टारगेट है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा डिटरमाइन करते हैं कि हमारी परसेप्शन कैसी होगी, ठीक है. Because we don't look at targets in isolation, the relationship of a target to its background also influences perception, as does our tendency to group close things and similar things together. जैसे कि क्या, we often perceive women, men, whites, African Americans, Asians, or members of any other group that has clearly distinguishable characters as alike in other unrelated ways as well. अब ये जितना हमारे पास ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हो सकता है कि इनके जो बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें, ठीक है, लेकिन हम क्या परसीव करते हैं उनको, हम बिल्कुल एक जैसा परसीव करते हैं, है ना. कुछ कंट्रीज के लोग होते हैं जो बहुत आसपास है, उनके फीचर्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो बिल्कुल सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं, है ना. लाइक इफ यू टॉक अबाउट एशिया, एशियन पीपल हैव डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन हो सकता है कि वेस्ट में वो उस चीज को नहीं मेजर कर पाए या उस चीज को परसीव नहीं कर पाए, तो वो क्या करेंगे, वो हमें एक ही ग्रुप में डाल देंगे. बट वी नो कि वी हैव, सबके ट्रेड्स अलग अलग हैं, सबकी जो एक डिफरेंट डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स हैं हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं. इसी तरह वेस्टर्न में जो वेस्टर्न कंट्रीज के होते हैं, अब जैसे इंडिया के लिए सारे फॉरेनर्स होते हैं, है ना, बट जितनी फॉरेन कंट्रीज हैं सबके एक अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है. तो इसी तरह से हम अपने जब हम चीजों को परसीव करते हैं तो हम उनको एक साथ भी जोड़ देते हैं, और कभी कभी वो एक साथ होते हुए भी हम उनको अनरिलेट कर देते हैं, ठीक है. Perceptual processes are different stages of perception we go through. The different stages are receiving, selecting, organizing और interpreting. ये बहुत important है, ठीक है. RSOI, रिसीविंग, पहले रिसीव करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं. आइए इसको देखें डिटेल में. Receiving is the first and most important stage in the process of perception. It is the initial stage in which a person collects all information and receives the information through the sense organs. जब किसी चीज की रिसीविंग होगी तभी तो बाद में जाके उसका परसेप्शन बनेगा. तो फर्स्ट क्या है प्रोसेस में, सबसे पहला है रिसीविंग. किसी भी एक सेंसरी ऑर्गन से आपकी रिसीविंग होगी, ठीक है, जहां पे आप अपनी कलेक्ट करोगे ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है. और ये हमारी सबसे इनिशियल स्टेज और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है, इसी पे सब कुछ बेस्ड है, ठीक. Selecting is the second stage in the process. Here a person doesn't receive the data randomly but selectively. अब ये selecting हो गया, यहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली, collect all information, but यहाँ पे हम selective हो गए, ठीक है. A person selects some information out of all. यहाँ पे all थी ना, यहाँ से all पे some पे आ गए, ठीक है. With his interest or needs, the selection of data is dominated by various external and internal factors. अब जो हम selection हम करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि डोमिनेटिंग क्या है, उसमें एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स में जो हैं उनमें से क्या डोमिनेटिंग, उसके हिसाब से हम सिलेक्शन करते हैं. जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या हो सकता है, इंटेंसिटी, साइज, कंट्रास्ट, मूवमेंट, रेपुटेशन, फेमिलियरिटी और नोवेल्टी. उस
उस पर्टिकुलर परसेप्शन के लिए, ठीक है। उसके लिए इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? इंटरनल फैक्टर्स that influence the perception on an individual internally are again psychological requirements, learning, background, experience, self acceptance and interest, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और यहाँ पे हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। हमारा क्या क्या हो गया? रिसीविंग हो गया और सिलेक्शन हो गया। हमने ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव की, उसमें से सम इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट किया। अब सम इंफॉर्मेशन को हमें ऑर्गेनाइज भी तो करना है, तो थर्ड स्टेप क्या है? Organizing. Keeping things in order or say in a synchronized way is organizing. Organizing क्या होता है? चीजों को synchronized way में रखना। In order to make sense of the data received, it is important to organize them. अब हमें डेटा तो बहुत सारा मिल गया, ठीक है, लेकिन अब जब हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तब उसका एक पर्टिकुलर सेंस बनेगा। तो हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? Grouping them on the basis of their similarity, proximity, closure and continuity, ठीक है। Establishing a figure ground is the basic process in perception. Here by figure we mean what is kept as main focus and background we mean background stimuli which are not given attention. ठीक है। Perceptual constancy, that is the tendency to stabilize perception so that contextual changes don't affect them. एक कांस्टेंट टेंडेंसी होती है स्टेबलाइज करने की परसेप्शन को, कि अगर कॉन्टेक्चुअल चेंजेस होते भी हैं तो हमारी जो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरप्रिटिंग, ठीक है। फाइनली वी हैव द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटिंग, ये लास्ट है, ठीक है। ROSI याद रखिए, ठीक है। रिसीविंग, RSOI रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लास्ट में इंटरप्रिटिंग। तो उसमें क्या करते हैं? Forming an idea about a particular object depending upon the need or interest. Interpretation means that the information we have sensed and organized is finally given a meaning by turning it into something that can be categorized, ठीक है। और यहाँ पे हो जाती है स्टीरियोटाइपिंग या हैलो इफेक्ट। स्टीरियोटाइपिंग होता है हम प्री डिसाइड कर देते हैं चीज़ों को, और हैलो इफेक्ट ये होता है कि जो हमने इंप्रेशन क्रिएट किया है वो इंप्रेशन हमारा किसी और एरिया में जब हम ओपिनियन करेंगे तो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, वो होता है हमारा हैलो इफेक्ट, ठीक है। परसेप्चुअल एरर्स एंड इट्स टाइप्स। अब देखो परसेप्शन है, हम अपने तरफ से कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं, कोई जजमेंट या वर्डिक्ट दे रहे हैं, तो हो सकता है हम कभी कभी गलत भी हों, तो उसके कुछ एरर्स और टाइप्स हैं। A perceptual error is the inability to judge humans, things or situations fairly or accurately. जजमेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन वो क्या है? fairly और accurately नहीं है। That is the inability to judge human things or situations fairly or accurately, ठीक है। Examples could include such things as bias, हाँ bias हो सकते हैं, है ना, पक्षपात होता है कि नहीं, prejudice, stereotyping, which have always caused human beings to err in different aspect of their lives, which is like we hold back to all these things, है ना। Perceptual error has strong impact in organization and it hampers in proper decision making skill while hiring, performance appraisal, review, feedback, etc. अब जो perceptual errors है वो organization में कैसे hit करते हैं? वो क्या करते हैं? hamper करते हैं proper decision making skill को। कब? जब hire करना होता है, जब performance appraisal देना होता है, जब review देना होता है और feedback देना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम inability है हमारे पास to judge humans, things or situations fairly and accurately, तो यहाँ पे proper decision making तो hamper होगी, है ना। There are many types of perceptual errors in workplace. So पहला perceptual error है हमारा selective perception, ठीक है। अब selective perception में क्या होता है? People generally interpret according to their basis of interest, idea and backgrounds. इंटरेस्ट, आइडिया और बैकग्राउंड्स के हिसाब से हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टेंडेंसी नॉट टू नोटिस एंड फॉरगेट द स्टिमुलाई दैट कॉज इमोशनल डिस्कम्फर्ट। हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है कि जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो रहा हो या जो स्टिमुलस ऐसा हो तो उस चीज़ को हम नोटिस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी माइट थिंक दैट फ्रेशर ग्रेजुएट्स with above 80% marks will exceptionally do well in technical interviews of respective subjects, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेलेक्टिव परसेप्शन हमने कर लिया कि भैया जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स होंगे जिनके इतने नंबर होंगे
वो बिल्कुल वेल करेंगे टेक्निकल इंटरव्यूज में। अब यहाँ पे इमोशनल डिस्कम्फर्ट उनको हो रहा है जो 80%, मतलब हम एक डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहे हैं कि नहीं, जो 80% नहीं लेके आए हैं उनके लिए एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहे हैं हम, बट वी आर नॉट नोटिसिंग दैट, है ना, वी आर फॉरगेटिंग दैट। सो ये होता है सेलेक्टिव परसेप्शन, जब आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी को लेके चलते हो, है ना, दैट इज सेलेक्टिव परसेप्शन। और आप सेलेक्टिव किस बेसिस पे हो सकते हो, अपने इंटरेस्ट, आइडिया और बैकग्राउंड्स को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है हेलो इफेक्ट। We misjudge people by concentrating on one single behavior or trait. It has deep impact and give inaccurate result most of the time. हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल मिसजज करते हैं लोगों को उनके सिंगल बिहेवियर और ट्रेट पे। We don't see that behavior in the person, we see that behavior as a person, है ना। हम उस पूरे बिहेवियर को वो एक पूरा पर्सन ले लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हाँ इस पर्सन के अंदर ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर और उसके अंदर एक बहुत सारे और भी ट्रेड्स हैं जो बिल्कुल फ्रूटफुल हैं, बेनिफिशियल हैं और अच्छे हैं। नहीं, हम ये नहीं सोचते, ठीक है, हम उसको मिसजज कर देते हैं, ठीक। It has deep impact and give inaccurate result most of the time. For example, we always have an impression of a lazy person can never be punctual in any occasion. अब एक पर्सन है जिसके अंदर लेजीनेस एक ट्रेट है, ठीक है, लेकिन हमने क्या मिसजज कर दिया, हेलो इफेक्ट मैंने बताया था ना, एक जगह का जो परसेप्शन है हमने बनाया वो दूसरी जगह का परसेप्शन बनाने में हमें मदद करता है। अब एक जगह का परसेप्शन हमने बनाया कि हाँ ये लेजी है, ठीक है, दूसरी जगह का परसेप्शन बना दिया हमने कि ये पंचुअल किसी भी ओकेजन में, ये ही कैन नेवर और ही और शी कैन नेवर बी पंचुअल इन एनी ओकेजन, सो दैट इज नोन एज द हेलो इफेक्ट, और ये इसका एग्जाम्पल है व्हाट वी डू, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स। We always have a tendency to classify people to a general group categories in order to simplify the matter. हम क्या करते हैं, मैटर को बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए पर्टिकुलर वी हैव अ टेंडेंसी टू क्लासीफाई पीपल और जनरल ग्रुप्स कैटेगरीज, हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में या कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल, women are always good homemakers and can do well in work life balance, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप एक्सपेक्टेशन है कि वो गुड होम मेकर्स भी हैं और वर्क लाइफ बैलेंस भी कर सकते हैं, ये उनसे प्री एक्सपेक्ट हो जाएगा। विमेन से हो सकता है, मैन से कम बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो घर का भी अच्छा देखे और अपने वर्क लाइफ में भी अच्छा देखे, बट एक स्टीरियोटाइप विमेन को लेके क्या है कि वो गुड होम मेकर्स हैं एंड कैन डू वेल इन वर्क लाइफ बैलेंस ऑल्सो। सो दिस इज स्टीरियोटाइपिंग, है ना। हम we need tendency to classify people to a general group categories in order to simplify the matter. हमने बिल्कुल मैटर सिंप्लीफाई कर दिया होम मेकर और वर्क लाइफ बैलेंस का कि women can do it, है ना। वो पर्टिकुलर मैटर के उसको समझने और स्टडी करने के बजाय we simplified it by simply classifying people to a general group और categories। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि कलर का डिस्टिंग्विशन कर देते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं कि गर्ल्स शुड गो फॉर पिंक, गर्ल्स गो फॉर पिंक एंड बॉयज शुड गो फॉर ब्लू और बॉयज गो फॉर ब्लू, ये वाला स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, गर्ल्स और बॉयज को सिंपली नॉट टू गो इनटू दैट कलर मैटर, हमने सिंपली उसको एक क्या कर दिया, उसको क्लासीफाई कर दिया गर्ल्स और बॉयज को कलर के थ्रू और उसको कैटेगराइज कर दिया कि ये है तो ये कलर, ये है तो ये कलर, ठीक है। दैट इज नोन एज स्टीरियोटाइपिंग। प्री सेट ऑफ माइंडसेट जो होता है किसी चीज को लेकर, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। Contrast effect. We again sometimes judge people in comparison to others. This example generally found in sports, academics and performance view. Contrast effect में क्या होता है, हम हमेशा लोगों को जज करते हैं by comparing to others, दूसरों की परफॉर्मेंस के थ्रू या दूसरों के academics रिजल्ट क्या आ रहे हैं उसके थ्रू या स्पोर्ट्स के थ्रू, है ना। तो इस वजह से हम लोगों को जज कर देते हैं बाय कंपेयरिंग, और हम ये भूल जाते हैं कि दो इंडिविजुअल्स हैं तो अलग अलग हैं, है ना। they have their own, A has its own capability, B has its own capability, so we should not compare, but it's done and we do it through contrast effect, और वो एक perceptual error है। Next is projection. This is very common among perceptual errors, projection of one's own attitude, personality or behavior into some other person. For example, to all honest people, everybody is honest. इसमें हम बहुत ही ये एक क्या बोलेंगे, बहुत ही सटल वाला perceptual error होता है। हम क्या करते हैं, हम अपना ही एटीट्यूड और पर्सनालिटी या बिहेवियर किस पे करते हैं, दूसरे पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, है ना।
तो इसका एग्जाम्पल क्या है? टू ऑल ऑनेस्ट पीपल एवरीबडी इज ऑनेस्ट। सिक्स्थ क्या है? इम्प्रेशन। वी ऑल नो द टर्म फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन एंड वी अप्लाई दैट टू। बिल्कुल अप्लाई करते हैं, है ना। जब पहली बार किसी से मिलने जाते हैं, फिर इफ इट इज द फर्स्ट मीटिंग, है ना, किसी भी तरह से, फॉर्मल इनफॉर्मल वट एवर इट इज, सो वी ट्राई टू इम्प्रेस द पर्सन वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस बाय जो भी हमने प्रिपरेशन की होती है अपने ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हायरिंग थॉट लाइक दिस, the most decent and modest person in the interview can do very well in every roles and responsibilities always arise। तो ये भी तो एक परसेप्शन है। जरूरी नहीं है कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली जो बात है, इट इज जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही हो, ठीक है। हो सकता है कि कोई है जो उस टाइम पे बिल्कुल इंप्रेशन नहीं कर पाए हो आपको, लेकिन आपने तो परसेप्शन बना लिया। हो सकता है वो जो आप जिसको हायर कर रहे हो, जिस कैंडिडेट को, वो बाद में अच्छा परफॉर्म कर ले, मे बी एट दैट टाइम ही वाज नॉट एबल टू इम्प्रेस, है ना। बट दिस इज हाउ इट वर्क्स बिकॉज वी ऑल नो इट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड वी अप्लाई दैट टू। यस, दो इट इज अ परसेप्चुअल एरर बट वी डू इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इससे आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनैलिटी और परसेप्शन। प्लीज गो थ्रू इट, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल की लिंक यहाँ पे है, आप जा सकते हो। ओके, आई विश यू गुड हेल्थ अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।